अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में आजकल जिस रफ़्तार से ज़हनी मसाइल और नफ़सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने आज का मौज़ू ज़हनी सेहत के मुतालिक रखा है। अक्सर हम जिस्मानी बीमारी को तो फ़ौरन संजीदगी से ले लेते हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल भी चले जाते हैं और मेडिसिन भी ले लेते हैं, दवाएं खाने लगते हैं। मगर बात जब ज़हनी दबाव, डिप्रेशन या किसी भी ज़हनी तनाव की आए तो हम सोच लेते हैं कि ये वक्त के साथ ही ठीक हो जाएगा, या फिर बावजू रहने के और वजीफ़े करने के तरीक़े पे गौर करने लगते हैं। और लोग मशवरे भी यही देते हैं आम तौर पे ज़हनी मसाइल के बारे में। बल्कि हमारे माशरे में तो अक्सर नफ़सियाती बीमारियों का इलाज ही शादी कही जाती है, और इस तरह से एक इंसान, दो इंसान नहीं बल्कि दो ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। क्या ये इतना ही आसान है? इस बारे में बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है डॉक्टर अहमद बिलाल साहब को, जो माहिर नफ्सियात हैं और उन्होंने इस कम-ओ-बरी में 2022 में PhD भी मुकम्मल की है और लाहौर में अपना क्लिनिक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद बिलाल साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप नफ्सियात के शोबे में आने का आपको ख़्याल कैसे आया, और दूसरा ये कि माहिर नफ्सियात में क्या क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए या होती हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब मैंने मैट्रिक किया था तो उसके बाद 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। उन छुट्टियों में मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप बाज़ार जाएं और तमाम सब्जेक्ट्स की किताबें ले आएं। तो मैं कंप्यूटर की भी बुक ले आया, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी। और उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन दी कि आप इन 3 महीने की छुट्टियों में तमाम बुक्स के 2-2 चैप्टर्स पढ़ लें, और जो आपको समझ आए या जिसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो, आप उससे अपना करियर परस्यू कर लीजिएगा। तो वो चूँकि मुझे और कोई समझ ही नहीं आया, ना मुझे बायोलॉजी समझ आई, ना मुझे कंप्यूटर समझ आया, तो मुझे चूँकि सिर्फ साइकोलॉजी समझ आई, तो मैं इंटरमीडिएट से ही साइकोलॉजी पढ़ता चला गया। तो शायद मेरे फादर, चूँकि वो इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो समझते थे कि बच्चों की नफ्सियात क्या होती है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट माइलस्टोन पे ही एक डायरेक्शन सीधी करने का रास्ता बताया। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। वरना अक्सर मैंने 2006 में इंटर में एडमिशन लिया था, तो अक्सर लोग वहाँ पे सिर्फ प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग को जानते थे। तो मेरे लिए वो एक चैलेंज भी था, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स मुझे ये कहा करते थे कि अगर आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया तो इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैंने इंटरमीडिएट फिर साइकोलॉजी और फिर BSc साइकोलॉजी और फिर ऑनवर्ड्स टिल PhD तक मैं साइकोलॉजी ही पढ़ता गया। सो ये थी कि मैंने किस तरह से साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया, और चूँकि फिर मैंने डिफरेंट ब्रांचेस से मैं मुतारिफ होता चला गया, मैंने फिर उसके अंदर साइकोलॉजी की काउंसलिंग और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, उसके अंदर फिर मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इस सेंस में कि हम ये नहीं कह सकते कि किस तरह के इंसान को साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, या हम उसके अंदर कौन सी खसूसियत उसके अंदर इंस्टिल करवा सकते हैं, मतलब उसे सिखाई जा सकती है। लेकिन यूजुअली अमूमन इस चीज़ को इस तरह से देखा गया है कि जो नफ्सियात पढ़ने वाले हैं या नफ्सियात दान बनने के लिए आपके अंदर एक एम्पथी का जो ट्रेट है वो होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अपने बाकी के इमोशंस को अपने लेवल के ऊपर उन्हें मैनेज करना कैसे और कितना ज़रूरी है, तो वो उसके अंदर स्किल या उसके अंदर वो एक ट्रेट इंसान की पर्सनैलिटी में होना चाहिए। और इसके अंदर जो तीसरा फैक्टर है वो है लिसनिंग का, कि आप कितना ज़्यादा एक्टिवली किसी की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपने किसी की बात को सही मानों में समझा ही नहीं, तो आप उसे सलूशन क्या प्रोवाइड करेंगे। सो ये 3 फैक्टर्स जो हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और चौथा, जो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहता हूँ कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा है, वो बात करेंगे A और अपनी ज़िंदगी में जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उनकी हैबिट्स होंगी या उनके एटीट्यूड्स होंगे वो होंगे B। सो वो कभी आपस में सिंक करते ही नहीं है। सिंक ना करने के नतीजे में
जो पावर जनरेट होती है या जो ऑथेंटिसिटी जनरेट होती है वो उनकी बात में क्रिएट हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है ना उनकी कॉल और फेल में, वो मेरा ख्याल है कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर वो रिफ्लेक्ट करती रहेगी तो ऑब्वियसली फिर आपके क्लाइंट्स को या आप मिसगाइड करेंगे और या फिर वो मिसअंडरस्टैंड जी करेंगे। जी। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर उनके कॉल फेल में तजाद होगा, जो कि हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार है हर किसी का, तो अगर उनमें ये चीज़ किन लोगों में होती है कि उनके कॉल फेल में तजाद होगा, वो अगर उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है तो वो समझ रहे हैं कि उन्हें किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। एक्चुअली में कुछ होते हैं फंडामेंटल्स कि किसी भी एक प्रोफेशनल में फंडामेंटल्स क्या होंगे। नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 उनकी लाइफ में डिसिप्लिन, नंबर 3 उनकी लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये 3 बेसिक चीज़ें हैं और अगर आई एम ट्रूथफुल विद माई ओन सेल्फ, तो मैं तब ही प्रैक्टिस करूँगा कि मैं बाकी लोगों के साथ भी ट्रूथफुल रह सकूँ, और तब ही मैं ये फैसला करूँगा कि मैंने अपने नॉलेज को भी अपग्रेड करना है, और मैंने जो इस करंट टाइम पे जो लोग इश्यूज़ फेस करते हैं मैंने उन इश्यूज़ को कैसे डील करना है, तो ऑब्वियसली फिर मुझे रिसर्च भी करना पड़ेगी। सो एक नफ्सियात दान जो है वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को भी ढालता है कि मैंने रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर अपने आप को कितना अपग्रेड करना है, किन चीज़ों को न्यू लर्न करना है। कभी कभी मैंने इवन साइकोलॉजिस्ट को या प्रोफेशनल्स को इस लेवल के ऊपर भी देखा है कि वो झूठ भी कोई बात बता देंगे। अब अगर झूठ का सहारा लिया सिर्फ क्लाइंट के सामने एम्बैरेसमेंट ना हो उससे बचने के लिए, तो आप ये सोचें कि ये ताल्लुक सिर्फ उस 1 घंटे की मीटिंग के साथ नहीं है, आपके हाथ में किसी की ज़िंदगी है। सही। तो इसलिए मैंने बात की कि जो फंडामेंटल्स में इंटेग्रिटी का ताल्लुक है कि आप अपने साथ कितने इंटेग्रल हैं और आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ कितने ज़्यादा इंटेग्रल हैं और आप अपनी फील्ड में कितने कमिटेड हैं। बिल्कुल ठीक। तो फिर ही आपको कोई रास्ता नज़र आएगा। तो इसलिए फंडामेंटल्स पूरे होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक। अच्छा आप ये बताइए कि पहले की निस्बत हमारे माशरे में ज़हनी सेहत के बारे में संजीदगी पाई जाती है या अभी भी वही रवैया है? एक्चुअली में अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो यहाँ पे अवेयरनेस ज़रूर आई है। लोगों ने ये ज़रूर समझा है कि साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट हमें थेरेपी की सर्विसेज देता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अभी भी लोगों के माइंड के अंदर जो स्टिग्मा वाला एक क्वेश्चन है, या लोग मुझे जज करेंगे या लोग मुझे पागल का लेबल लगाएंगे या साइको का लेबल लगाएंगे, ये वो टिपिकल वर्ड्स हैं जो मेरे क्लाइंट्स मुझे आके बताते हैं। और मोस्टली 90% से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी ये बात यहाँ से बाहर तो नहीं जाएगी। और मैंने अपने ऑफिस का सेटअप ऐसे रखा हुआ है कि वहाँ पे कोई वेटिंग नहीं होती या वहाँ पे कोई वॉक इन नहीं होता। अच्छा। वहाँ पे होता ये है कि अगर किसी की अपॉइंटमेंट 2 बजे है तो वो 2 बजे एग्जैक्ट आएगा और 2:45 2:50 तक वहाँ से चला जाएगा, और जो नेक्स्ट क्लाइंट आएगा वो 3 बजे आएगा और फिर 3:45 3:50 तक चला जाएगा। सो पहले और दूसरे क्लाइंट के दरमियान में थोड़ा सा हमने गैप रखा होता है ताकि उन दोनों का आमना सामना ना हो, जिसकी वजह से उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहे। तो चूंकि ये कल्चरल चीज़ भी है और हमने इस बात का ध्यान भी रखना होता है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि लोगों को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है कि हमें किसी को ये पता ना चले कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या हम उससे कंसल्ट करते हैं। सो यस, अवेयरनेस ज़रूर आई है, लोगों के अंदर वो रुझान बड़ा है ये इस बात का कि हमें साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन स्टिग्मा और लेबलिंग अभी भी वहाँ ही मौजूद है। अच्छा, अब ये देखें आपके साइकेट्रिस्ट के पास जाना और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, चूँकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, वहाँ जाना ज़्यादा मुश्किल लगता है लोगों को या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़्यादा? एक्चुअली में दोनों के पास ही उनको जाना मुश्किल लगता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स ये कभी भी बात नहीं बताना चाहेंगे कि हम साइकेट्रिक मेडिकेशन बिल्कुल वो ये नहीं बताएंगे, और सेशंस का तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे। अच्छा। क्योंकि जहाँ पे भी साइकोलॉजी में से ये साइक का वर्ड आ जाएगा ना, तो लोग उसे साइको के नाम से, उसे पागल के नाम से उसे एसोसिएट कर देते हैं।
तो इसलिए यस, दोनों के साथ ही एक जैसा ताल्लुक है, लेकिन लोग फिर भी प्रेफरेबली साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो एक छोटी सी टैबलेट दे देगा, और वो टैबलेट जो है वो 2 मिनट की या 5 मिनट की मीटिंग के बाद आप टैबलेट लेके घर आ जाएंगे, और 3 महीने 6 महीने के बाद आपने दोबारा कंसल्ट उसके बाद करना है। वो ज़रूरी नहीं किसी को पता चले कि आप बिल्कुल, मेडिसिन खा रहे हैं। बिल्कुल। सही। अच्छा, आपके तजर्बे में सबसे ज़्यादा आम बीमारी कौन सी है, और मर्दों औरतों में मुख्तलिफ होती हैं बीमारियां इस तरह की? अगर तो मेरे तजर्बे से बात की जाए तो मैंने आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं वो एनजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की देखी है। उनके पीछे कॉजेज़ ज़रूर डिफरेंट हैं। वो कभी कभी किसी की कॉज, अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनकी कॉज होगी पढ़ाई से रिलेटेड, या उनकी कॉज होगी रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर हम थोड़े से मिडिल लाइफ लोगों की बात करें तो उनकी कॉज होगी वर्क प्लेस रिलेटेड, या उनकी कॉज होगी इकोनॉमिक्स, या जो उन्होंने फाइनेंसिस को मैनेज करना होता है उससे रिलेटेड। अगर हम थोड़े से 50 प्लस और 60 प्लस लोगों की बात करें तो उनमें डिप्रेशन, एनजाइटी और ओवर थिंकिंग की कॉज होगी या उन्होंने उनके रिग्रेट्स से रिलेटेड होगी, या उनकी वरीज से रिलेटेड होगी, या उनके बच्चों की आगे सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होगी कि बच्चे अपनी लाइफ में सेट नहीं हो रहे, या उनकी कोई जायदाद के मसले होंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो वो डिफरेंट कॉजेज़ डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये तो शॉर्ट टर्म में हो जाता होगा इसका इलाज या नहीं? एक तो ये डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी की प्रॉब्लम है, और नंबर 2 के शॉर्ट टर्म में नहीं होता। हम किसी को टिप्स ज़रूर दे सकते हैं कि अगर आपको ओवर थिंकिंग कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है तो आप ये वाली एक टिप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये देखना ज़रूरी है कि पीछे कॉज क्या है। कभी कभी जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम पहले ये देखते हैं कि कॉज क्या है, उसके ऊपर फिर हम डिटर्मिन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी की कॉज जो है वो उसकी अपने थिंकिंग पैटर्न की डिस्टॉर्शन की वजह से है, तो फिर हम उसके ऊपर उसकी थिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं उनको सिस्टमैटिक वे में डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी को सिर्फ वाकई किसी सिचुएशन की वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है और उसे एनजाइटी हो रही है, फिर हम उसे वो सिचुएशन को डील करना सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है या जिन लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, उन लोगों को हम बेसिक टिप्स देते हैं कि आपने उन सिचुएशंस में पर्टिकुलरली कैसे डील करना है या कैसे परफॉर्म करना है। आपके ख्याल से क्या हर शख्स को कभी ना कभी मिल लेना चाहिए माहिर नफ्सियात से, या जिनको मसला हो सिर्फ उन्हीं को? मेरा तो ख्याल है हर शख्स को मसला भी होता ही है। एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हम सबकी ज़िंदगियों में हैं। मैं कुछ अरसा पहले आर्टिकल्स लिखा करता था। अच्छा। मैंने उसके अंदर एक मतलब आर्टिकल लिखा था, इवन अ साइकोलॉजिस्ट नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट। मेरा अगला सवाल यही था वैसे। क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट होने से पहले इंसान हैं। बिल्कुल। और तमाम इंसानों की फीलिंग्स एक ही तरह की है। वो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट सुकरात ने दिया था कि नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ, कि हम अगर अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, तब हमें बाकी लोगों की भी समझ आना शुरू होगी। तो इसलिए वो जो आर्टिकल था फिर वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ, लोगों तक पहुंचा भी, लोगों ने मुझसे कंसल्ट भी किया। तो जो आपका क्वेश्चन है कि हमें कभी कभी मिल लेना चाहिए या सिर्फ तब मिलना चाहिए जब हमें प्रॉब्लम हो, कभी कभी इंसान को ये रियलाइज़ नहीं होता कि उसको प्रॉब्लम है भी या नहीं है। अच्छा। और उससे वहाँ पे फिर प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए, और वो सिर्फ तब लिए जा सकते हैं जब इंसान के अंदर बुनियादी तौर पे ये वाली एक चीज़ मौजूद हो कि उसने अपनी लाइफ को एक सही सिमत पे, एक होता है ना जिसे कहते हैं कि रेगुलर चेकअप, मेडिकल चेकअप। जी। अब रेगुलर मेडिकल चेकअप तब होता है जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम कभी कभी कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों को यूजुअली मशवरा दिया जाए कि आप वाकई ही आप जाके ज़रूर कंसल्ट करें अगर आपको कोई चीज़ फील नहीं हो रही। लेकिन इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। अगर हम रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करवा सकते हैं तो फिर हम रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप्स भी करवा सकते हैं। मैं आपको उसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो सुसाइड या क्लिनिकल डिप्रेशन या एंजाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स हैं, वो अचानक किसी सिचुएशन के होने से डेवलप नहीं होती। बिल्कुल। उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री मौजूद होती है। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी देखें कि जो लोग होमिसाइड की तरफ जाते हैं
या किसी स्टूडेंट ने गन उठाई और उसने किसी स्कूल में जाके फायर किया और उससे किसी की डेथ हो गई, आपको पता चलेगा कि उसका जो एग्रेशन है उसकी रूट्स बचपन में कहीं ना कहीं तैयार हुई थी। तो अगर बचपन में कहीं ना कहीं तैयार हुई थी तो ये साइकोलॉजिस्ट उससे बात करते हुए, उसे एनालाइज करते हुए, उसे असेस करके ये बता सकता है कि इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से कोई भी इंसान ये साइकोलॉजी जो भी पढ़ता होगा वो ये बता सकता है बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि अगर इसको इस तरह का इन्वायरमेंट दिया गया है तो ये फ्यूचर में इन चीज़ों का शिकार हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ बाप की लड़ाई होती हो और बच्चे जो हैं वो उसे छोटी उम्र में देखते हों तो अब ट्रॉमा तो है। अब यही अगर चीज़ को अनरिजॉल्व्ड छोड़ दिया जाए तो फ्यूचर में जाके उसके एग्रेशन प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे या एटीट्यूड के प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा बुलिंग बिहेवियर की तरफ जाएगा। बुलिंग बिहेवियर से फाइट्स होंगी, फाइट्स से एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी स्टेज के ऊपर टैकल करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर मुलाकात हो जाए साइकोलॉजिस्ट से तो ये शायद बेटरमेंट की तरफ जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन आपके ख्याल से ये चीज़ बचपन से नहीं होनी चाहिए? स्कूलों में बच्चों को अगर जो आप बता रहे हैं जिस तरह बचपन के बच्चों के हालात हैं या घर के जो भी हालात हैं पेरेंट्स के या जो भी, तो वो अगर बचपन से ही पता चले तो आसान है इसका इलाज करना? या आपने मेरा ख्याल है अपने सवाल के अंदर ही एक सलूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। उसकी वजह ये है कि यस, स्कूल्स में स्कूल साइकोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत है। और अगर टीचर्स ये देखते हों कि किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी स्टूडेंट में कोई ऐसा डिविएंट बिहेवियर मौजूद है या ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करता है जो आइडियल नहीं है और उसको अटेंशन की ज़रूरत है, तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के पास उसको भेजना चाहिए और स्कूल साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करे असेसमेंट करने के बाद कि बच्चे को हमें इस तरह की चीज़ों के ऊपर ट्रेन करने की ज़रूरत है या उसे कोच करने की ज़रूरत है। तो यस, स्कूलों में से ही ये चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए क्योंकि जो असल डेवलपमेंट है वो बचपन में स्टार्ट होती है। और जितनी मर्ज़ी ऑथेंटिक रिसर्चेस उठा लें, वो सारी रिसर्चेस और जितने भी जो खोज लगाने वाले प्रोफेशनल्स हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो पहले 5 साल के अंदर हो जाती है। अगर हम साइको एनालिटिक अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले 5 साल बच्चे के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब वहाँ पे उसने जो चीज़ें समझ ली, जो चीज़ें देख ली, जिन ट्रॉमास को एक्सपीरियंस किया, वो सारी ज़िंदगी या उसको डिस्टर्ब करेंगे या उसके साथ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बन के रहेंगे और वो किसी भी सेगमेंट ऑफ लाइफ में पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो 5 साल हैं, अब देखें बच्चा अगर स्कूल 3 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में जाता है तो वहाँ पे स्कूल साइकोलॉजिस्ट इस बात को असेस कर सकते हैं और आगे कोई गाइडेंस प्लान बनाया जा सकता है। उससे भी पहले एक और भी चीज़ आती है, वो ये कि 3 साल तक तो बच्चा स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पे पेरेंट्स काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे के एटीट्यूड में, बिहेवियर में ये मसला हम देख रहे हैं, तो अब हमें आप कोई ऐसा तरीका बताएं। वैसे तो उनके पूछने का अंदाज़ ये होता है कि हमें कुछ जादू बताएं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन मैंने मोस्टली पेरेंट्स को ये सजेस्ट किया है कि आपके बच्चे में मसला नहीं है, मसला जो जादू की ज़रूरत आपको है, आपके अंदर है। और काउंसलिंग की और थेरेपी की ज़रूरत भी आप माँ बाप को ही है। उसकी वजह ये है कि माँ बाप की तरफ से ये चीज़ आगे ट्रांसफ़र होगी बच्चों में। वो आपस में कैसे रहते हैं माँ बाप बच्चों के सामने घर पे, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसी तरह से वो बच्चों को डील कैसे करते हैं, ये एक पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट उस बात के ऊपर बेस करती है। अब आप देखें कि हमारे अक्सर यहाँ पे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस या गालम गलोच या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये तो माशाल्लाह से रूटीन है हमारे यहाँ। और अगर हम इन एक्सट्रीम एग्जांपल्स को इवन ना भी लेना, हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स को लें जहाँ पे हस्बैंड वाइफ आपस में इंटरेक्ट नहीं कर और इवन उससे भी एक कदम पीछे चले जाएं तो माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के साथ टाइम
नहीं गुजारते। माएँ तो फिर भी गुजार लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे माएँ मोस्टली घरों में होती हैं, या अगर वो वर्किंग भी हैं तो वो मोस्टली ये प्रेफर करती हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम करें और फिर हम बच्चों को ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन दें। लेकिन जो बाप सुबह 8 बजे या 9 बजे काम पे जाता है, रात को 7 बजे के करीब वापस आता है, और उसके बाद या वो अपनी लाइफ को मैनेज करने में लगा हुआ है, या उसने अपने दोस्तों से मिलना है, या उसने अपना कोई टीवी प्रोग्राम देखना है, या उसने किसी और एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इंक्लूड करना है, तो आप देखें उसने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, तो बच्चा उस चीज़ को मिस करता है। अब बच्चे को जो अटेंशन बाप से मिलना थी, वो अटेंशन वो घर से बाहर कहीं ढूंढेगा। उस वक्त तो चूंकि वो वल्नरेबल है, उस वक्त तो उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं से अटेंशन ले सके। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब वो ये फिर वापस, जब वो माँ बाप बच्चे को वापस बुला रहे होते हैं ना, फिर बच्चे माँ बाप की तरफ वापस नहीं जाते। सो कहीं ना कहीं माँ बाप, पूरी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब बच्चा प्लान हो रहा होता है कि हमने बच्चा प्लान करना है और हमने बच्चा पैदा करना है, उससे पहले उनकी कंप्लीट गाइडेंस होती है कि आपने बच्चे को क्या अटेंशन देनी है। माँ बाप की कंप्लीट काउंसलिंग होती है कि बच्चे को आप इस तरह से डील करेंगे, उससे इस तरह से बात करेंगे, कम्युनिकेट ऐसे करेंगे। अब आप देखें कि माँ बाप को ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो बेसिक चीज़ें इंसानों को नहीं पता कि अगर किसी भी मर्द की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है तो उसने उसके साथ कैसे डील करना है। किसी आप यहाँ पे एक सर्वे करवा के देखें, बहुत सारे मर्दों को इस बात का नहीं पता होगा कि प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी में कौन कौन से हार्मोन चेंज होने की वजह से जो वाइफ है और जो माँ है वो एक डिप्रेशन और एंजाइटी में से गुजरती है। मैंने पिछले दिनों एक ये इंटरव्यू किया जिसके अंदर मैंने ये बात ओपनली बताई कि बच्चा पैदा होने के 5 दिन से लेकर 1 साल के होने तक माँ जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर सकती है। ये फैक्ट घर में उसके हस्बैंड को, उसकी सास को, इवन वो सास जिसने किसी ज़माने में खुद बच्चे पैदा किए थे, उनको इन बातों का इल्म नहीं है। और अगर हमें इन फैक्ट्स का नहीं पता तो हम अपनी वाइफ के बारे में या एक सास अपनी बहू के बारे में क्या अपने माइंड में थिंकिंग रखेगी। वो ये कहेगी कि ये ड्रामे कर रही है, बिल्कुल, ये जान के ऐसी हरकतें करती है ताकि इसे काम ना करना पड़े, बिल्कुल। और अभी पिछले दिनों मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए और हस्बैंड ने बच्चा पैदा हुए अभी 2 दिन हुए थे, उसने अपनी वाइफ को ज़ोर से 3-4 थप्पड़ मारे और वो रो रो के सिर्फ उसने कंसल्ट किया, उसने कहीं से मुझे मेरा नंबर ढूंढा और उसने वो मेरे तक आई, क्योंकि वो किसी आज से 5-6 साल पहले भी एक मरतबा मुझे कंसल्ट कर चुकी थी। तो उसके पास शायद नंबर नहीं था, उसने कहीं और से फाइंड आउट किया, फिर उसने मेरे सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट किया और फिर वो मेरे पास आई अपने हस्बैंड को लेकर। और उसके हस्बैंड ने बड़े हंसते मुस्कुराते हुए ये कह रहा था कि इस घर के अंदर मर्जी चलेगी तो मेरी चलेगी। तो उस माशरे में जहाँ पे मर्दों की ये थिंकिंग हो और वो बेस करती हो ईगो के ऊपर, या ये बेस करती हो कि आपकी राइट ग्रूमिंग नहीं हुई, उसकी ऊपर बेस करती हो, तो आप सोचें कि हमारे यहाँ पे माशरे में, और ये तो मैं आपको वो वाली बातें बता रहा हूँ जो मुझे एज ए प्रोफेशनल पता चली, एक आम इंसान को तो ये बातें नहीं पता। और वो तमाम लोग जो रिपोर्ट होते ही नहीं हैं, जिनके ऊपर ये सारे वायलेंस होते हैं या उनको इस तरह की बातें की जाती हैं, ये वाली चीज़ें तो कभी रिपोर्ट नहीं होती। तो इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं है कि घरों के अंदर क्या होता है या उस 4 दीवारी के अंदर क्या होता है। अच्छा, इससे एक सवाल आया मेरे जहन में, अगर कोई औरत है और वो बहुत अरसे इस तरह के माहौल में रही, बहुत अरसा रहने के बाद वो अपने बच्चों को लेके अलग हो गई, ठीक है, उसने जैसे भी अपने बच्चों को पाला, जो कुछ भी किया, लेकिन क्या वो औरत मेंटली वहाँ से हटने के बाद ठीक हो गई? इसका आंसर है नहीं, और इसका आंसर है हाँ। अच्छा, सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल बनता है वो ये कि बच्चों की ग्रूमिंग और डेवलपमेंट का क्या बना। मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि शादी सोच समझ के करें। क्यों? एक मरतबा आपकी शादी हो जाए
और उसके बाद बच्चे पैदा हो जाएं जी। तो बच्चे आर ऑन योर डिस्पोजल नाउ। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई उनकी चाइल्ड डेवलपमेंट में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर कोई कमी रह गई है तो उसके ज़िम्मेदार वो माँ बाप हैं। तो माँ बाप क्या करते हैं, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं उसकी वजह से वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे को क्या अफेक्ट हो रहा है। तो अगर तो कोई माँ बाप ये रेडी नहीं है अपनी ईगो की कुर्बानी देने के लिए, या वो रेडी नहीं है कि अपने बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को मैच्योर किया जाए, या वो वर्ड्स यूज़ किए जाएं जो ख़ानदानी लोगों के होते हैं, या बहुत ही महज़ब मुआशरों में लोग वो वर्ड्स और फ़िक्रे और कुछ एटीट्यूड्स अडॉप्ट करते हैं, अगर तो ये चीज़ें नहीं हैं तो बच्चे बिल्कुल पैदा मत करें। बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए जाते कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बने। बिल्कुल। और ये उम्मीद ही क्यों लगानी है। तो बच्चे पैदा किए जाते हैं जिस तरह हमारे रिलीजन में भी है कि बच्चों, जब आपकी शादी होती है तो अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब आपने पूरे एक घराने को चलाना है, क्योंकि पूरी इंसानियत का जो ताल्लुक है वो रिप्रोडक्टिविटी के ऊपर बेस करता है। और ये हमें जिम्मेदारी दी गई है कि आपके थ्रू बच्चे पैदा होंगे और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अब जहाँ पे आपका सवाल है कि अगर एक औरत वो लड़ाई झगड़ों से बच के या अपनी जान छुड़वाने के लिए शादी ख़त्म करती है तो क्या उसके बाद वो ठीक रहती है, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, काफ़ी देर तक वो ठीक नहीं रहती। अच्छा। उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ता है। एक तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकली और वहाँ पे उसने जो जो चीज़ें फेस की वो उसके लिए पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा है। और उसके बाद उसने अपने बच्चों को सिंगल हैंडेडली पालना है। उसने उन बच्चों का माँ भी बनना है और बाप भी बनना है। और वो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंग्शियस और डिप्रेस्ड रहेगी। वो किस सेंस में रहेगी, क्योंकि वो दो रोल्स एक इंसान अकेला प्ले नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एफर्ट्स होंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब उसका सुकून बर्बाद हो गया। तो यूजुअली इस तरह के जब लोग मेरे पास आते हैं तो फिर उनको कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि उन्होंने एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के साथ कैसे टैकल करना है। लेकिन यस, उनको काफ़ी लंबा अरसा दरकार होता है कि उन्होंने अब इस पूरे फेज़ में से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। आपने किसी के साथ 10 साल गुजारे हों या 8 साल गुजारे हों या इवन 5 साल भी गुजारे हों, आप उसको छोड़ के तो आप उसे डिस्कनेक्ट करने में कामयाब हो जाएं, और वो भी पॉजिटिव वे में डिस्कनेक्ट करने में कामयाब हो जाएं। इसीलिए उन तमाम औरतों को बाद में ट्रॉमास की शक्ल में नाइटमेयर्स भी जनरेट होते हैं, और उसके बाद वो चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उनका जो डील करने का तरीक़ाकार है वो भी इरिटेटेड होता है या क्रैंकी होता है या अग्रेसिव होगा। तो इसलिए जब कोई दो माँ बाप या दो पार्टनर्स अलहदा होते हैं, सो वो सिर्फ वो दो लोग अफेक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो पूरा ख़ानदान है वो सफ़र करता है। आपने यहाँ पे औरतों की बात की, मैं तो ये कहूँगा कि मर्द भी सफ़र करते हैं। बिल्कुल। और ये बात चूँकि हमारी सोसाइटी के अंदर हाईलाइट नहीं की जाती, इसलिए मैंने मर्दों को शादियाँ टूटने के बाद या रिलेशनशिप्स टूटने के बाद स्लीपिंग पिल्स खाते हुए देखा है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स आते हैं। तो ये दोनों के लिए ही जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नेगेटिव हैं। मेंटल हेल्थ बर्बाद होती है और उसके बाद उसे ठीक होने में काफ़ी अरसा दरकार होता है। और सिर्फ ख़ानदान ही नहीं, नस्लें होती हैं, क्योंकि वो बच्चे, उन बच्चों में जो भी प्रॉब्लम होगी वो फिर आगे जाएगी और वो काफ़ी, इसे जनरेशनल ट्रॉमास कहते हैं। तो फिर ये आगे से आगे पास ऑन होती है। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई बंदा खुद ये ना सोचे कि जो मेरे पीछे से हुआ है मैं अब उसको ठीक करूँगा और अपनी इंडिविजुअल एफर्ट लगा के इन चीज़ों को कम अज़ कम उतनी इंटेंसिटी के साथ आगे पास ऑन नहीं होने दूंगा जितनी इंटेंसिटी के साथ मुझे विरासत में ये सारी चीज़ें मिली। फिर इसका
राइट वे में इस अमल का आगाज़ होगा। अदरवाइज़ ये जनरेशनल ट्रॉमा ये आगे से आगे चलता चला जाएगा और ये प्रोग्रेस करता है। ये प्रोग्रेस इस सेंस में करता है कि अगर मुझे अग्रेशन 10% का मिला है तो मैं जब आगे पास ऑन करूँगा तो मेरी ज़िंदगी का भी तो कुछ अग्रेशन उसके अंदर ऐड होगा, तो वो फिर आगे 20% में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वहाँ से आगे 30% और फिर 40%। तो इस तरह से ये एक्सपैंड भी करता है और ये फलता फूलता है। अच्छा, ये बच्चों के बारे में करनी थी बात, अब जब आ ही गई है ये बात तो अभी कर लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है, हम कैसे ही मुमकिन बना सकते हैं कि अपने बच्चों को एतमाद दें और मस्बत सोच दें, ख़ास तौर से जो सिंगल पेरेंट्स के साथ बच्चे होते हैं, उनको उनकी एहसास महरूमी को किस तरह हम कम कर सकते हैं? देखिए, बच्चों में जो आजकल मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, वो जैसा आपने भी पिन पॉइंट किया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और नंबर 2 उनको पॉजिटिव सोच देना। इन दो चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो इनकरेजमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माँ बाप की तरफ से। और अगर कोई बच्चा काम गलत भी करता है तो माँ बाप उसको कैसे समझाते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। मेरे फादर ने मुझे आज तक कभी किसी गलती के ऊपर नहीं डांटा। अच्छा। मेरे फादर हमेशा एक सेंटेंस यूज़ किया करते थे, अ मैन शुड बी क्रिएटिव इन मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि अगर वो गलतियाँ नहीं करेगा ना तो वो सीखेगा नहीं। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में माँ बाप की, फिर वही बात है कि माँ बाप की ट्रेनिंग कैसे हुई है कि उसने आगे बच्चे की एक पूरी पर्सनैलिटी को कैसे तैयार करना है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या हमने पॉजिटिव सोच, वो माँ बाप उसे सिर्फ किसी राइट अप्रोच के साथ उस तक पहुंचा सकते हैं। और वो राइट अप्रोच क्या है? उसे एनकरेज करना। नंबर 2, वो कोई गलती करता है तो उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना। अच्छा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने बच्चे को ये कहने में मेरा क्या जाता है कि अगर मैं उसे ये कहूँ कि बेटा हाँ मैंने भी गलती की थी, तो आपसे भी गलती हो गई है, तो मैंने भी सही कर ली थी, आप भी सही कर लें। ठीक है। सो ये वो सेंटेंस है जो बच्चे को बताएंगे कि हाँ गलती करना कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसी तरह करते हैं अपने बच्चों के साथ? मेरी एक बेटी है 5 साल की, और मैंने उसे गलती के ऊपर कभी भी नहीं डांटा। जी। बल्कि मैंने वैसे उसे कभी भी नहीं डांटा, लेकिन गलती के ऊपर मैंने उसे कभी भी नहीं कुछ कहा। और बच्चों को गलती के ऊपर कुछ कहना भी नहीं चाहिए, उनसे जो भी नुकसान हो जाए। इवन मैंने अपनी मदर को भी देखा, जब मैं गलती करता था, एक मतलब उनके कुछ सोने की चूड़ियाँ थी, तो मैं शायद बहुत छोटा था, मुझे मेरी अम्मी ही बताती हैं कि मैंने उनकी चूड़ियाँ अपने हाथ में लेके ऐसे दबा दी, तो वो सारी आपस में उसे क्रम्बल हो गई, लेकिन मेरी मदर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और इसी तरह से मैं जब नई नई ड्राइविंग करना शुरू की तो मैं अपने फादर को कहीं से पिक करने जा रहा था, तो ड्राइवर साथ था, तो मैंने ड्राइवर से कहा मैं चलाता हूँ, लाइसेंस बन चुका था। तो मैंने गाड़ी जो थी वो हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। मैंने जल्दी से उतर के अब्बू के पास गया और मैंने उनको जाके हक किया और मैंने उन्हें कहा कि वो मेरे से गाड़ी लग गई है। तो उन्होंने मुझे मेरे फेस पे किस किया और उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने वो देखी भी नहीं जगह कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है। उन्होंने मुझे कोई बात नहीं, और मैं वापस उनके साथ गाड़ी में बैठा और मैं घर चला गया। ये वो राइट अप्रोच या पॉजिटिव एटीट्यूड है जो माँ बाप अपने बच्चों को आगे दे सकते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। अब देखें, बच्चे को आपने डांटा, बच्चा उसे किसी भी सिमत में लेके जा सकता है, और अगर वो एक मतलब अग्रेशन डेवलप होता है तो जो मेरे अंदर है मैं लोगों को भी वही दूंगा। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स या मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ मैं बुलिंग बिहेवियर भी अडॉप्ट कर सकता हूँ। और फिर आगे ज़िंदगी में अगर कोई भी गलती होगी, वो मेरे स्पाउस से होती है, मेरे छोटे बहन भाइयों से होती है, या मेरे बच्चों से होती है, तो मैं उनके साथ भी वही बिहेवियर अडॉप्ट करूँगा। तो आप देखेंगे एक चीज़ कहीं पे ख़राब हो जाए तो उसके आगे कितने रिपल इफेक्ट्स जनरेट करता है वो। बिल्कुल। तो लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस अगर हमने किसी बच्चे के अंदर इंक्रीज़ करना हो तो उसके अंदर राइट सेंटेंसेस यूज़ करना और उसके लिए राइट अप्रोच यूज़ करना कि हम उसे ये कहें कि बेटा गलतियाँ होती रहती हैं, कोई बात नहीं,
हमें सीखना चाहिए और उसके साथ बैठ के उसके बाद फिर उस गलती का सही रास्ता भी उसे दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ मुझसे उठाते हुए गिर गई है तो मैं अपने बच्चे को बजाय इसके ऊपर के डांटना शुरू कर दूं, तो मैं उसे बताऊंगा कि बेटा ये चीज़ें अगर हम ट्रे में इस तरह रख के उठा लें तो शायद ये ट्रे गिरेगी ही नहीं। और मैंने अगर ये 2-3 मरतबा जब भी मैंने अपनी बेटी के साथ इस तरह से गुफ्तगू की है तो उसने मुझे आगे से कहा है थैंक यू बाबा। अब देखेंगे जब वो आगे लोगों के साथ डील करेगी तो वो क्या सेंटेंसेस यूज़ करेगी। फॉर एग्जांपल, मेरे उसके कज़न्स हैं, उनसे जब गलती हो जाए तो वो उन्हें कहती है कोई बात नहीं, उनका नाम लेके मिशाल या मिकाइल, उनका नाम लेके उन्हें कहती है कोई बात नहीं मिकाइल, गलतियाँ होती रहती हैं, इट्स ओके। और जब मेरी बेटी किसी बात के ऊपर सैड होती है या उसे फील होता है कि उसका दिन अच्छा नहीं गुजरा या वो बोर हो रही है, तो मेरी जो वाइफ है वो उसके साथ उसके लिए सेंटेंस यूज़ करती है इट्स ओके बेटा। तो एक मतलब मैं शायद किसी परेशानी की वजह से बैठा हुआ था तो मेरी बेटी मेरे पास आई, उसने कहीं पे फील किया कि बाबा जो हैं वो किसी बात के ऊपर परेशान बैठे हैं, तो मुझे गले लगाई कहती है इट्स ओके बाबा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम बच्चे को जो सिखाएंगे बच्चा वो सीखेगा, ना सिर्फ सीखेगा बल्कि आगे वो अप्लाई भी करेगा। सो फ्रीडम देना बच्चों को, ये भी एक सेकंड पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रीडम किस चीज़ की कि वो सोच भी सकते हैं और वो किसी भी किस्म का सवाल भी कर सकते हैं। मेरी बेटी के साथ मैं तकरीबन रोज़ाना 1 घंटा ज़रूर गुजारता हूँ। मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकता, ज़्यादा टाइम मेरी वाइफ उसके साथ गुजारती है, लेकिन मैं 1 घंटा ज़रूर गुजारता हूँ। अब बच्चे के माइंड में कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस भी जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे का माइंड एक इम्प्रेशनेबल माइंड है और वो कोई इम्प्रेशन ले भी सकता है और भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। सो अ पेरेंट शुड ऑलवेज बी रेडी टू आंसर दोज क्वेश्चंस टैक्टफुली। मैंने अक्सर माँ बाप को ये देखा है, वो बच्चा अगर कोई भी सवाल पूछे उनसे कहते हैं बेटा ये तुमने पता नहीं क्या फजूल सा सवाल पूछ लिया। जी, बिल्कुल। या इस तरह के सवाल नहीं पूछते। मेरी बेटी एक दिन मतलब रोज़ाना वो या कभी मुझे कहती है कि बाबा मैंने आपके साथ सोना है, या वो मेरी वाइफ को कहती है कि मामा आप मुझे सुनाएं, और फिर हम उसके बाद उसके बेड के ऊपर उसे शिफ्ट कर देते हैं। तो सोते सोते एक दिन उसने सवाल पूछा कि बाबा जब मैं छोटी थी तो मेरा ख्याल किसने रखा? मैंने कहा बेटा हमने रखा। तो कहती है जो पहला बच्चा होगा इस दुनिया में उसका ख्याल किसने रखा होगा? क्या पूछा? तो मैंने उसे मेरे माइंड में डिफरेंट उस वक्त आंसर्स जनरेट हुए, लेकिन मैंने उसे कहा कि अब इसे आंसर तो देना बनता है। तो मैंने उसे कहा कि बेटा अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जब आदम और ईव को बनाया था, अम्मा हवा को जब उन्होंने पैदा किया था, तो उन्होंने उन्हें बच्चा पैदा नहीं किया था। तो फिर उसने आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि जब उसने पहली मता ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे ये लगा शायद वो पूछ रही है कि जब मैं छोटा था तो मेरा ख्याल किसने रखा होगा। तो मैंने उसे जवाब दिया कि बेटा वो आपके दादा दादी ने मेरा ख्याल रखा। तो कहती है कि फिर उनका ख्याल किसने रखा होगा? मैंने कहा उनके पेरेंट्स ने। पीछे गई। तो फिर उसने कहा कि जो इस दुनिया में पहला बच्चा होगा उसका ख्याल किसने रखा होगा। अब देखें कि अगर मैं उसे कहता बेटा ये आपने क्या फजूल सा सवाल पूछा है, उसकी क्रिएटिविटी भी डिस्टॉर्ट होती और वो कहती है कि मेरे फादर के पास तो आंसर ही नहीं है इस सवाल का। तो बच्चे को क्वेश्चंस पूछने दें, सही। उससे ना सिर्फ क्वेश्चंस पूछने दें बल्कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बजाय इसके कि आप अपनी ईगो, जिसे फॉल्स ईगो कहा जाता है, कि अगर आपके पास किसी चीज़ का इल्म नहीं है, आप किसी को स्नब करने के बजाय आप उससे कहेंगे बेटा मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं आपको इसके बारे में पढ़ के बता। बहुत मरतबा मेरी बेटी ने मुझसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका इल्म नहीं है मेरे पास, तो मैंने उससे कहा बेटा लेट्स गूगल इट, या मैं एक किताब उठाता हूँ उसमें से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसा उसने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में कितने टोटल कंट्रीज़ हैं, और इस तरह के उसने और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। तो हमारे घर में एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे मैं किसी ज़माने में सिंगापुर गया था, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मुझे एक बहुत अच्छी एक बुक नज़र आई, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स की साइकोलॉजी के बारे में था। कि अगर किसी ने फ्लैग में ये स्टार्स हैं तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, अगर इसके अंदर रेड कलर है तो वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है। मैं वो बुक उठा के अपनी बेटी के पास ले आया। अब देखें उससे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स क्या जनरेट हुए।
उससे ये लगा कि जब कोई चीज़ का आंसर चाहिए जी। तो उसे रिसर्च करने की ज़रूरत है, कोई किताब खोलने की ज़रूरत है या कोई सर्च इंजन के ऊपर जाने की ज़रूरत है और वहाँ पे जाके इसे सर्च करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्वेश्चन तो इसलिए मैं माँ बाप को हमेशा ये ताकीद करता हूँ कि उनको अपने बच्चों को क्वेश्चंस पूछने देने चाहिए। आपको उन्हें बेस्ट वे में आंसर करना चाहिए और अगर आपको उनका आंसर नहीं आता तो आपको उनका आंसर्स ढूंढ के उन तक पहुंचाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उन्हें स्नब करें और उन्हें ये बात उन्हें बताएं कि आपने ये बहुत एक फजूल क्वेश्चन पूछा। इससे बहुत बेहतर है कि उनसे कहा जाए कि बेटा मुझे इस बात का आंसर नहीं आता, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको पढ़ के ढूंढ के मैं आपको मैं बता दूँगी। उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ज़हनी सेहत के हवाले से कोशिश करें अपनी और अपने प्यारों की मदद करें और उनका ख़्याल रखें। इस मौज़ू पे चूँकि बहुत बात मालूमाती हो रही हैं और ज़ाहिर है कि इतनी थोड़े से वक्त में मुमकिन नहीं है, तो हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका दूसरा हिस्सा आपके लिए हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे और अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।